अच्छा जी, माशाल्लाह आप लोग आ गए हैं सब। तो ये हमने थोड़ा सा मिस कर दिया था, ये पिक्चर देखना। कुछ डिफरेंसेस हैं, तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए। स्लाइड से शुरू हो गया। आइए देखते हैं जी। सबसे पहला डिफरेंस है कि ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये बात हमें मालूम है। और क्रेब साइकिल इज द सेकंड स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेकंड क्या है कि ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन सेल साइटोप्लाज्म। और क्रेब साइकिल कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो चीज़ें हैं, एक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और एक माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी है, यानी कि उसकी मेम्ब्रेन है। तो ये क्रैब साइकिल कहाँ पर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, इट ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और थर्ड हमारे पास पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है। और ड्यूरिंग क्रैब साइकिल एसिटाइल को इज कन्वर्टेड इनटू सिट्रिक एसिड। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये बातें तो हमको मालूम है, ठीक है ना, लेकिन देखें ये अलामतें होती हैं पढ़ाकू बच्चों की। अब ये जिसने लिखा है तो उसको भी ये बात पता होगी ना सारी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी कॉपी में बाकायदा प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। तो ये यही चंद जो है वो, यानी मेहनत तो सब लोग करते हैं, लेकिन ये कुछ जो है ना बातें होती हैं माइक्रो लेवल के ऊपर, जो कि कुछ बच्चों को कामयाब कर देती हैं और कुछ बच्चे नहीं हो पाते। तो मैं चाहता हूँ कि ये बातें आप लोगों के अंदर भी हों। तो ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज, चलो ये हो गया चौथा पॉइंट। अच्छा, ये नाखून मेरे नहीं है तो आप परेशान ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं आप परेशान हो जाएं, ये मेरे नाखून नहीं है और ना मेरे ये हाथ हैं। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच पायरुविक एसिड ATP NADH2 एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का नेट इसने लिख दिया। और ड्यूरिंग क्रैब साइकिल ये प्रोड्यूस होता है NADH2 NADH FADH2 GTP CO2 एंड H2O। वाटर मॉलिक्यूल हमने देखा था वो भी प्रोड्यूस हो रहा था। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस नो CO2 मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। सही है, तो ग्लाइकोलिसिस में कोई कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि क्रैब साइकिल में दो CO2 के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस टू ATP मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड। सही है, दो कंज्यूम होते हैं। और ड्यूरिंग क्रैब साइकिल नो ATP मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड। ये हम देख चुके हैं कि कोई ATP का मॉलिक्यूल कंज्यूम नहीं हो रहा क्रैब साइकिल में। हम बाद में करेंगे। हाँ जी, तो ये बातें हम कर चुके हैं ना। टू ATP एट द लेवल ऑफ सबस्ट्रेट, 6 NADH, 2 FADH2 और 4 molecules ऑफ CO2। अच्छा जी, तो वहां से जहाँ से छोड़ा था हमने वहां पर आ जाते हैं। अब ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना, सारा खेल इस इलेक्ट्रॉन ने करना है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही ट्रांसफर होंगे, अब मेरी बात सुनना, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो होता क्या है कि ये तो है हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का फायदा हमें ये होता है कि जैसे ही हम एक, फॉर एग्जांपल ये एक कैरियर फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। तो अगर इस तरह हम डायग्राम बनाना चाहें, एनर्जी टाइम ग्राफ बनाना चाहें यहाँ पे, एनर्जी टाइम ग्राफ, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल लेवल इस तरह कर दो। पहले एनर्जी लेवल इतनी ज़्यादा थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। और जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम इलेक्ट्रॉन आगे गया है तो उसकी एनर्जी हम देखेंगे, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो इरेगुलर हो, लेकिन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा
तो उसकी एनर्जी लेवल कम होना शुरू हो जाएगी। तो उसका जो एनर्जी लेवल कम होगा ना, अब उस एनर्जी लेवल वो कम क्यों हो रहा है? यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो ट्रांसफर होने के साथ एनर्जी लेवल अपना वो लूज कर रहा है। और लूज करने का बेसिकली फायदा हमें ये हो रहा है कि उस एनर्जी को जो वो दे रहा है तो उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोजन आयंस को पंप करवाने में फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेनस स्पेस है उसमें हम हाइड्रोजन आयंस को फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पंप कर रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयंस थे, अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो जो एनर्जी लूज हुई है वो लूज नहीं हुई, एक्चुअली वो एनर्जी यूटिलाइज हो गई है हाइड्रोजन आयंस को पंप करने में। इस तरह फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो बची कुची एनर्जी थी वो यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगी इस हाइड्रोजन आयंस को पंप करने में। ठीक है, तो ये बेसिकली एक थोड़ा सा कंसेप्ट होता है कि इस तरह एनर्जी लेवल कम हो रही होती है और इस तरह हाइड्रोजन आयंस प्रोटॉन्स जो है वो पंप हो रहे होते हैं फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, और जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन रहा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस जब जमा होना शुरू हो जाएंगे तो वही प्रेशर जो हमने सिंपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटोसिंथेसिस वाली में देखा था कि हाइड्रोजन आयंस दोबारा वापस आना चाहेंगे, तो दोबारा वापस आने के लिए उनके पास रास्ता आपको पता है एक ही होता है, फ्रॉम टू दी एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। जो एंजाइम है जो एटीपी बनाता है, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, तो यही एंजाइम अलाउ करेगा हाइड्रोजन आयंस को दोबारा अपनी जगह पे वापस आने में, ताकि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट खत्म हो सके, ये प्रेशर केमोस्मोटिक प्रेशर जो बन चुका है खत्म हो सके। तो वो जैसे ही हाइड्रोजन आयन से पास होंगे और एटीपी बनना हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी और केमियोस्मोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो माशाल्लाह आप लोगों को मालूम है। अच्छा, फिर फाइनली क्या होता है कि अभी हम देखेंगे कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि फाइनल एक्सेप्टर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब फाइनली हम हेडिंग डालते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन इनटू वाटर मॉलिक्यूल इनटू H2O। ठीक है, क्योंकि चलो इसको मैं लिख भी देता हूँ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक होता है ऑक्सीजन ये वाला एटॉमिक ऑक्सीजन, और एक होता है ऑक्सीजन ये वाला। तो अगर ये वाला आए तो हम इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो इसलिए अगर मैं यहाँ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लिखूँ, O2 ना लिखूँ, तब भी आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये O2 की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आपको पता है ये होता है ट्रांसफर टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2। ठीक है, विच स्प्लिट्स इन हाफ एंड टेक्स अप प्रोटोन। स्प्लिट का मतलब यही है ना कि दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। ठीक है, पहले मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन था, अब इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, और डिवाइड होने के बाद इसने क्या किया है, प्रोटॉन्स जो है वो यहाँ से एक्सेप्ट किए हैं, हाइड्रोजन आयंस जो थे ये इसने यहाँ पर लिए हैं, और देन फाइनली ये क्या बन चुका है, H2O। ठीक है, तो ये फाइनली अल्टीमेट फेट है ऑक्सीजन का, जो हम देखते हैं कि हमें वाटर मॉलिक्यूल भी देखने को मिल रहा है रेस्पिरेशन में। तो एक तो CO2 थी, वो तो CO2 हम ड्यूरिंग क्रैब साइकिल वगैरह रिलीज करवाते हुए आए हैं, और बाकी जो था हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल वो हमारे पास यहाँ पे फाइनली बन गया है, और बना किससे, फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन बना है। अच्छा, अब जितने भी, अब अगला सवाल ये होगा कि भाई ऑक्सीजन इज फाइनल एक्सेप्टर। ठीक है, वो तो पूरी ट्रांसपोर्ट चेन है ना, पूरी ट्रांसपोर्ट चेन में अकेला बेचारा ऑक्सीजन कैसे काम करेगा? ऑक्सीजन तो हम बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो सारे ही होंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें नजर आएंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, साइड ये कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2, और ये, लेकिन फाइनल नहीं कहेंगे क्योंकि डेफिनेटली एक लेगा तो उसको आगे भी भेजेगा, फाइनल तो नहीं कह सकते ना। तो इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलो ऑक्सीजन को, तो फाइनल का लफ्ज जो है वो लाजमी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिर अगला सवाल ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन भाई कहाँ से आ रहे हैं?
अब आप बताओ, ये बताया था मैंने कुछ देर पहले, ये सवाल क्रिएट होता है लेकिन मैंने सवाल आपकी तरफ पेश कर दिया है। ये देखते हैं आप लोगों को मेरी पिछली, हाँ वेरी गुड, ठीक है। जवाब इस तरह फौरन जल्दी जल्दी चलेगा तो काम चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा आंसर है कि फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम दी NaDH एंड FADH2। अब आता हूँ मैं उस बात की तरफ जो मैंने बीच में कही थी कि वहां लिखा होता है ना कि NaDH इज इक्वल टू FADH2, FADH2 इज इक्वल टू NaDH। नहीं भाई नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, जमीन आसमान का फर्क है। हाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैरियर जरूर हैं, लेकिन इतनी आसानी से हम ये नहीं कह सकते कि NaDH इक्वल है FADH2 के। NaDH और FADH2 फर्क क्या होता है, अगर एक जुमले में लिखना चाहूँ तो फर्क होता है दोनों में इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी, इसमें डिफरेंस होता है। NaDH की इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू FADH2, ठीक है। इसीलिए हमारा अब अगला MCQ क्या बना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर इज NaDH एंड नॉट FADH2 और एनी अदर मॉलिक्यूल। सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो NaDH है और कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। और उसका फायदा हमें ये होता है कि हम जब देखेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, तो उसका फ़ायदा यह है कि हायर एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो उसे ये कैरी कर सकता है, उसे ये ले जा सकता है बड़े मज़े से, हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। और जबकि FADH2 होता है ये हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स नहीं उठा सकता, इसलिए लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स उठाता है। हम देखेंगे स्टेप में ही पता लगेगा कि पहले बारी आएगी NaDH की, फिर जब थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाएगी वहां फिर बारी आएगी FADH2 की, अभी हम देखेंगे पता लग जाएगा। लेकिन चलो इतना तो पता होना चाहिए कि हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन उठाने की सलाहियत NaDH के अंदर ज़्यादा है, तो इसलिए ये हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन उठाता है और FADH2 लोअर NaDH वाले इलेक्ट्रॉन्स उठाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो पहली बात तो ये हो गई। अब उसका फ़ायदा क्या होता है, जबकि जब ये हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन उठा रहा है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इट कैन पंप, बात से बात निकलती है ना, इट कैन पंप हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन्स इन इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस, सही है। जब ये एनर्जी इनकी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होने का फ़ायदा यह है कि ये हाइड्रोजन आयंस पंप कर सकते हैं फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जब ये हमने देखा था, इनटू द इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस। जबकि हम क्या यहाँ पे सिंपल लिख देंगे, इट कैन नॉट। FADH2 वाले जो इलेक्ट्रॉन जब ये पास करेगा तो FADH2 के अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती कि ये हाइड्रोजन आयंस को आगे जाके पंप करवा सके, इन दी भेज सके इन द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, क्योंकि इतनी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। इतनी एनर्जी है कि हम भी ट्रांसफर कर सके उसको आगे ऑक्सीजन तक पहुंचा सके, लेकिन इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो प्रोटॉन्स को आगे मेम्ब्रेन क्रॉस करवा दे हाइड्रोजन आयंस को। अगली बात इंपॉर्टेंट ये हो गई। तीसरा डिफरेंस ये है कि हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरी करने की वजह से, कहाँ लिखें, कि इट कैन, अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं कोने में, कि इट कैन गिव इलेक्ट्रॉन, NaDH की बात हो रही है, इट कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू कॉम्प्लेक्स वन। अभी हम देखेंगे बड़े सारे कॉम्प्लेक्सेस बने होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है। और FADH2 में हम क्या लिखेंगे कि इट गिव्स इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स टू। अब देखो हालांकि ये सारी बातें फिगर में लिखी हुई हैं, लेकिन फिगर में बनी हुई हैं, लेकिन आमतौर पे इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता हमारा, और जब MCQ आते हैं हम परेशान हो जाते हैं, अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो हमने पढ़ी तो बुक में लिखा ही नहीं था। तो इसलिए हाईलाइट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी बातों को भी, गिव्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें कोई चांस तो छोड़ना नहीं है ना सवाल गलत करने का। तो इट गिव्स इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स टू, C2। तो ये चंद डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस सारे पैदा क्यों होते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी। तो आए जो हमने बातें लिखी हैं वो ज़रा हम देख लेते हैं, क्या ये बातें सच हैं या नहीं। ओह वेरी गुड। आप ज़रा इस फिगर को थोड़ा गौर से देखें तो हमने जो बातें यहाँ पे लिखी थी, एक मिनट, यहाँ पे कम्प्लेक्सेस शो नहीं हो रहे, हाँ,
अब ये बीच में कम्प्लेक्सेस यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो अब बाकायदा आपको यहाँ पे सारी बातें नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो इसको थोड़ा सा आप देख लें एक दफ़ा। अब जिस तरह यहाँ पे बाकायदा वाजे हो रहा है ना कि NADH जो है ये कॉम्प्लेक्स 1 को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, शुरुआत कर रहा है, और फिर आगे देन कॉम्प्लेक्स 2 में FADH2 जो है वो इन्वॉल्व है, और दो NAD और FAD जो बने थे वो हम यहाँ पर बना चुके हैं। ठीक है, और देन फिर आगे इस तरह साइकिल प्रोसीड करती है। और अगली जो हमने बात कही थी कि ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन यहाँ पर एटॉमिक ऑक्सीजन या हाफ ऑक्सीजन, ये बेसिकली हाफ लिखना मुझे मुनासिब नहीं लगता। ठीक है, इसको इसलिए मैं एटॉमिक ऑक्सीजन लिखता हूँ। एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलेगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये सारा हमारे पास प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? क्रिस्टी में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। सही है। अच्छा जी, सवाल क्या था? NADPH और NADH में क्या डिफरेंस है? बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ NADPH में फॉस्फेट होता है और NADH में फॉस्फेट नहीं होता। ठीक है, NADPH में फॉस्फेट होता है, इसीलिए वहाँ पर उसमें हम लिखेंगे निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और यहाँ पर हम फॉस्फेट नहीं लिखेंगे क्योंकि फॉस्फेट मौजूद नहीं है। बाकी NADPH और NADH दोनों एज अ को फैक्टर काम करते हैं। को फैक्टर का मतलब क्या है कि एंजाइम्स के रिएक्शंस को कैटेलाइज करेंगे, जहाँ रिडॉक्स रिएक्शन जो होंगे उसके अंदर हेल्प करेंगे। तो इसलिए कुछ जगह पर NADPH हमें काम आ रहा होता है और कुछ जगह पे NADH काम आ रहा होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ फॉस्फेट का है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आपको बिल्कुल चंदा ज़रूरत नहीं है। तो तीनों हमारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, ETC, ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल। अच्छा, एनारोबिक रेस्ट पहले से पहले इन तीनों को देख लेते हैं। समरी कहाँ पर है? हाँ जी, तो एक तो ये बड़ी अच्छी फिगर है कि ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 ATPs मिल गई थी, क्रैब साइकिल से अगेन 2 ATPs हमें यहाँ पर मिली, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से हमें टोटल 32 ATPs मिली। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ATP हो गया 36। अब ये बड़ी इस पर बहस है, मैं आपको इस पर ले जाना नहीं चाहता। जब आप इंशाल्लाह MBBS लेवल के ऊपर आएंगे तो आपको बहस वो सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि जो है वो किसी बुक में आप पढ़ोगे 31, किसी में 32, किसी में 38। तो अभी मैं चाहता हूँ आप वो छोड़ दो बहस, अभी जो है वो मैं उस पर लेके जाना नहीं चाह रहा। जब आप MBBS में आओगे तो खुद आप उस बहस में बड़े पढ़ जाना और आपको फ़ायदा होगा पढ़ने से, लेकिन अभी उसमें कोई फ़ायदा नहीं है उस बहस में जाने का। ठीक है, तो इसलिए आपको भी याद रखना है कि 36 ATPs इस लेवल के ऊपर प्रोड्यूस हो रही हैं, 32 यहाँ से, 2 क्रैब साइकिल से, 2 पायरोवेट्स ग्लाइकोलिसिस से। यहाँ पर भी बड़े अच्छे तरीके से मेंशन हुआ हुआ है क्या NADH कितने बने हैं, FADH2 कितने बने हैं, और टोटल नंबर नेट क्या है? 36। ओके, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म, split glucose into 2 pyruvate 2 ATP, Krebs cycle mitochondrial matrix, use pyruvate, yield CO2, fills electron के। अब इसके देखो कितने काम है, uses pyruvate, it yields CO2, it fills electron carriers, तीनों काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रिस्टी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रॉन टू ATP, ऑक्सीजन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन और वो बन जाता है वाटर। ठीक है, तो बड़े अच्छी अच्छी फिगर्स यहाँ मौजूद हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं हुई तो क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन मिल गया बहुत अच्छी बात है, पायरुवेट चले जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑर्गन ही ऑक्सीजन का है। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो मजबूरन कहाँ आना पड़ जाएगा? फर्मेंटेशन की तरफ, जो है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये कौन सी फर्मेंटेशन है? दो ही हैं, अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड। तो ये जिसमें इथेनॉल बन जाता है वो डेफिनेटली अल्कोहलिक होगी। ठीक है, तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन की अल्कोहलिक। अब दोनों में थोड़ा सा फर्क आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि
आपको दो एटीपी सिर्फ यहाँ पे मिली हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, आपको मोस्टली दो एटीपी ही मिलती हैं, इसलिए अब उसकी वजह देखो ये है। अब आप अगर कोई आपसे सवाल करे कि वाई एनारोबिक रेस्पिरेशन इज नॉट दैट मच यूजफुल लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन, तो जवाब क्या होगा? बिकॉज लेस नंबर ऑफ एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड, एटीपी कम बनती हैं। और सेकंड आंसर फिर आपसे पूछें और मजीद अंदर घुसेड़ें, अंदर जाएं, कोशिश करें कि भाई वाई देयर इज लेस एटीपी, उसका आंसर क्या है? बिकॉज ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ग्लूकोज की सही से ऑक्सीडेशन हो नहीं पाती, तो इस वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास कम एटीपी देखने को मिलते हैं। हमने पहले पढ़ा था ना, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है, तो अब एनारोबिक में ग्लूकोज सही से ऑक्सीडाइज नहीं हो सका, तो इसलिए लेस नंबर ऑफ एटीपी। तो ये तो दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पहले हम एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं, और फिर एसिटाल्डिहाइड के साथ एनएडीएच जो है वो इसको अपना इलेक्ट्रॉन देके एनएडी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पहले हम पायरुवेट से, जो ग्लाइकोलिसिस से आया है, पहले एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे बाय रिमूविंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक एक यानी कि पायरुवेट से एक एक मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो दो टोटल रिमूव कर दिए, तो दो एसिटाल्डिहाइड बन गए। फिर एसिटाल्डिहाइड में फिर हम एनएडीएच का रिएक्शन करवाएंगे। सही है, डायरेक्टली पायरुवेट के साथ नहीं होगा। और अगर हमने डायरेक्ट करवाना चाहा तो वो क्या हो जाएगी? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ से भी दो एटीपी ही मिलेंगे, लेकिन बस फर्क ये है कि अगर पायरुविक एसिड डायरेक्ट एनएडीएच के साथ रिएक्शन कर ले तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाएगी। अगर पहले एसिटाल्डिहाइड बन जाए और फिर देन इसकी जो है वो एनएडीएच इसको रिड्यूस करे इथेनॉल में, तो फिर जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। तो सिर्फ इतना डिफरेंस आप कह सकते हैं, बाकी एटीपी दोनों से दो दो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये है हमारी अल्कोहलिक एसिड और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो हम चल रहे हैं अभी सबसे आप लोगों के फेवरेट पार्ट की तरफ, जो है एमसीक्यूज। तो अगेन अपने जनरल जर्नल जो है वो निकाल लें, पेन अपने साथ रखें और राइट डाउन करते रहें। इसमें भी आई थिंक 10 क्वेश्चंस हैं। हाँ 10 तो हैं ऑलमोस्ट। फिर लास्ट में हम देखेंगे पिछली पिछली दफ़ा का विनर कौन था, किसी को याद है? कौन बताएगा? जो खुद है वो विनर खुद ना बताए, उसे तो याद ही होगा। अच्छी बातें तो भूलना बहुत मुश्किल होता है ना। कोई दूसरा बताए, देखें आप लोगों को दूसरों की अच्छी फीलिंग्स की कितनी फिक्र है। हाँ जी, आप लोग खामोश खामोश हैं आज, क्या बात है? अभी तो रमज़ान दूर है भाई। पिछला विनर अभी तो संडे को तो क्लास हुई है इतनी जल्दी? माशाल्लाह, शुक्र है आप लोगों को याद है। ठीक है, तो आज देखते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आंसर ना दें, आंसर आप लोगों को देना है, क्योंकि आगे आने वाले 10 दिन में या एक हफ्ते में कोई इस बात पे अफसरदा नहीं होगा कि हाय मैंने तो क्लास में गलत जवाब दे दिया था। ठीक है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, पहला सवाल आपके सामने है, शुरू हो जाइए। साइंटिस्ट इज कंपेयरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ C3 प्लांट वीट एंड C4। अरे यार 11 तो हम आप बता भी नहीं रहे, ये तो पुराना सवाल है ना, बताएं तो सही। 11 तक तो हमने पहले ही कर लिए थे यार। हाँ हाँ, इसका तो सी हो पता है मुझे आप लोग। हाँ जी, 12 पे हैं, 12 पे। हाँ जी, 12 में नहीं हुआ, 12 नहीं हुआ था।
ओके, several molecules are produced as a result of glycolysis. What is the net production of ATP, pyruvate, and NADH when one molecule of glucose undergoes glycolysis? Okay, 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 okay. एक मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस में जाएगा तो नेट क्या होगा? सबका हो गया? तो राइट आंसर इसका क्या है? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं ना, ग्लूकोज की। तो एक मॉलिक्यूल से हमारे पास दो पायरुवेट बन रहे थे और दो एनएडीएच बन रहे थे, ठीक है, और दो एटीपी बन रहे थे। तो ये तो नेट, ये तो हम क्लियर हो गया ना, ये तो मतलब इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। सही है, तो वेरी गुड भाई, ए इज द राइट आंसर। तो मेजोरिटी का सही हुआ है। चलें जी। ये सी और डी सेम कैसे आ गया यार, ये मिस्टेक हो गई। सही है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी गुड। ए इज द राइट आंसर। कैन occur with the presence of oxygen and can occur without the presence of or in the absence of oxygen. MashaAllah. 14. ठीक है, लॉक कर दें, सबका सही है। ठीक है, वेरी गुड। एसिटाइल को है हमें बताए, पायरोवेट तो एंटर नहीं होता, पहले वो कन्वर्ट होता है, और इसीलिए इसका दूसरा एमसीक्यू बनता है कि विच कंपाउंड या विच मॉलिक्यूल इज द लिंकेज बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो उसका आंसर भी क्या होगा? लिंकेज बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, अगेन एसिटाइल को ए। ठीक है, तो वेरी गुड। ओके, दो आंसर चूज करने, एक आंसर चूज सही किया, एक गलत किया तो जवाब गलत हो जाएगा, इसलिए दोनों आपके सही होने चाहिए, वरना -1। ओके ओके, सही है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे जो बच्चे कह रहे हैं ना, पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, तो यार पायरोवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट क्रैब साइकिल में जाने से पहले ही हो जाता है। ये मैंने अभी तो बताया ना कि लिंकेज है पायरो ये एसिटाइल कोए ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल के दरमियान।
एसिटाइल को ए जो है वो हमारे पास क्रेब्स साइकिल में, यानी कि पायरुविक एसिड एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल में कन्वर्ट नहीं होता, क्रेब्स साइकिल से पहले ही कन्वर्ट हो जाता है और फिर एसिटाइल को ए एंटर होता है क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो ये बात अभी समझ लें कि पायरुविक एसिड का जो हमने स्टेप जो बनाया था ना, कि हमने वो विटामिन बी से हमने कोएंजाइम ए लिया, NADH वहां से फिर रिड्यूस करवाया उसको, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवाई, तो वो जो 3 स्टेप हुए थे वो बिफोर क्रैप साइकिल हुए हैं। ठीक है, वो ड्यूरिंग क्रैप साइकिल नहीं हुआ है, ये बात कर रहा है ड्यूरिंग द क्रैप साइकिल की, जो क्रैप साइकिल के अंदर हो रहे हैं। तो उसमें 2 चीजें हो रही थी, NADA रिड्यूस हो रहा था NADH में, हाँ हो रहा था, और एसिटाइल को ये कंबाइन हो रहा था पहले स्टेप में ऑक्सिल एसिटेट से टू फॉर्म सिट्रेट। ठीक है, तो कोई बात नहीं, राइट आंसर इज A and C। What products of glucose oxidation are essential for oxidative phosphorylation? ठीक है, लॉक कर दें, सी सबका है। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की बात हो रही है, वही केमियोस्मोसिस और ETC, तो उसमें मैं बताया कि NADH और FADH2 जो है वो चाहिए होते हैं, और कोई चाहिए नहीं होता। राइट आंसर इज C। वेरी गुड। 17। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ हाइड्रोजन इन द इंटरमीडिएट स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? हाँ जी, ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सोच के जवाब देना। ओके, ठीक है, सबका भी है। ठीक है, तो राइट, चलो काउंटिंग शुरू कर दें, 2 बंदे रह गए ना, सबका आ गया है। 1 2 3 4 5। हाँ ना, 2 बंदे रहते हैं ना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है जी, राइट आंसर क्या है? अच्छा, मुझे इस बात पे खुशी हो रही है कि आप लोग माशाल्लाह कंफ्यूज नहीं हो रहे। ठीक है ना, एक सिंपल क्वेश्चन है तो आप उसको सिंपल सिंपल ही ले रहे हैं, आप ज़्यादा उसमें परेशान नहीं हो रहे। तो राइट आंसर डेफिनेटली आप सिंपल सा, कुछ लोग होते हैं ना ज़्यादा पढ़ने की वजह से ओवर थिंकिंग शुरू करते थे, तो आप हाइड्रोजन आयंस इंटर स्पेस में इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि ज़्यादा बाहर आएंगे, केमियोस्मोसिस ज़्यादा होगी आपकी, तो ATP ज़्यादा बनेगी। तो सिंपल आंसर था, वेरी गुड, अच्छी बात है यार। के इसको अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है तो इस तरह कर देता हूँ मैं।
हाँ जी, जल्दी जल्दी। 2.5 मिनट है और 2 क्वेश्चन है हमारे पास, बल्कि 3 है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अच्छा जी, अब सवाल क्या पूछ रहा है? आपको सवाल उम्मीद से समझ में आ गया होगा कि हाउ डू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस अफेक्ट द एसिडिटी ऑफ द। अच्छा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो रिकॉर्डिंग में बहुत, यानी बहुत एक आधा मिनट की रिकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, तो हम अब ये चैट, चलो फिर चली ना जाए कहीं, चलो कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलाएंगे। तो हाउ डू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस अफेक्ट द एसिडिटी ऑफ द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियोस्मोसिस कैसे अफेक्ट करती है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की एसिडिटी को। ठीक है, सवाल तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब यार लेस देन 1 मिनट है, मज़ा नहीं आएगा। मैं एंड कर रहा हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करें, अपने अपने आंसर संभाल